क्यों जाति धर्म के झगड़े हैं, क्यों रंग रूप पर इतराना। सब मानव की एक ही जाति है, सबको मानव ही रहना है। यह पंक्तियां सीख हैं उन लोगों के लिए जो जाति धर्म के झगड़े में पड़ते हैं। लेकिन राजनीति में जाति पात का अहम रोल है। असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जातिगत मुद्दे सभी पर हावी हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव में बनते बिगड़ते जाति समीकरणों पर। बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी समीकरण भी उसी अंदाज में बदल रहे हैं। हार जीत से निकलकर चुनाव अब नाक और साख का सवाल बन गया है। बीजेपी और टीएमसी में न सिर्फ कांटे की टक्कर है, बल्कि दोनों एक दूसरे के वोट काटने पर भी आमादा है। हर जाति को खुश करने के लिए नए नए हथकंडों को आजमाया जा रहा है। जो कभी सपने में भी याद नहीं आते थे, उन्हें अब फूल बनाए पहनाई जा रही हैं। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा लोगों की नजर पश्चिम बंगाल पर है। बंगाल में 1952 से लेकर 2016 तक 16 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और इस बार 2021 में 17वें विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार राज्य में हुए चुनाव में ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करते हुए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें। 2016 में टीएमसी के पास 211, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 44, लेफ्ट के पास 32 और अन्य के खातों में 4 सीटें गई थी। फिलहाल टीएमसी के तमाम विधायक और नेता साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बंगाल में प्रमुख रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव 2021, किसकी कितनी आबादी? मुस्लिम 27.01%, हिंदू 70.54%, अन्य 2.45%। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लंबे अरसे तक जिस बात ने अन्य राज्यों से अलग किया, वो है क्लास फैक्टर, ना कि कास्ट फैक्टर। लेफ्ट, जिसने पूरे 34 साल राज्य पर शासन किया, उसने क्लास के आधार पर वोटर्स को संगठित किया, यानी कि अमीर और गरीब। अन्य राज्यों के विपरीत इसने पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित किया कि वोटर अपना वोट पार्टी के आधार पर दे, ना कि जातिगत वफादारियों के आधार पर। 2011 में यह स्थिति बदल गई जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और लेफ्ट बिखर गई। उस चुनाव ने मथुआ समुदाय का वोट बैंक के तौर पर उदय भी देखा गया। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में इस समुदाय के लोगों की अच्छी खासी तादाद है।
इस समुदाय ने ममता का समर्थन किया, जिससे तृणमूल को स्वीप करने में मदद मिली। बंगाल में पिछली जाति नाम शूद्रों की नुमाइंदगी करने वाला मतुआ महासंघ ने राजनीतिक तौर पर अपनी अहमियत दिखाई और कुछ हद तक राज्य के जातिगत समीकरणों को बदल डाला। दो 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता ने राजनीतिक हथियार के तौर पर जानबूझकर जातिगत पहचानों को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समुदायों तक पहुंची जो पहले की सरकारों के दौरान सबसे निचले पायदान पर थे। ममता ने अपनी लोकप्रियता और उपेक्षित वर्गों में सहज संपर्क के दम पर इन वर्गों को हाईलाइट किया और उन तक सुविधाओं को पहुंचाया। लेकिन इसके साथ ही इस कदम ने छोटी जाति समूहों को अस्तित्व में आते देखा। इन दिनों बंगाल की राजनीति में जो सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहा है वह है मतुआ समुदाय। टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह समुदाय जिस तरफ करवट लेगा, सत्ता उसी की तरफ जाएगी। विधानसभा चुनाव 2021, कुल वोटर्स 8.3 करोड़, 3.6 करोड़ पुरुष, 3.5 करोड़ महिला, 1590 ट्रांसजेंडर्स। वोट बैंक की राजनीति में मतुआ समुदाय क्यों अहम? चुनाव आते अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में जातिवाद की लहर उठने लगती है। जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति में बंगाल में सबसे खास मतुआ समुदाय है। जो अनुसूचित जाति, राज्य में इसकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। इस समुदाय का प्रभाव 70 विधानसभा सीटों पर माना जाता है, जो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नाडिया, मालदा और अन्य छोटे इलाकों के बीच बटी हुई है। इस समुदाय के वोट बैंक के गणित को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। राज्य की 42 संसदीय सीटों में से 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती, और वो भी सिर्फ एक मुद्दे पर कि पार्टी इस समुदाय के हित में नागरिकता संशोधन कानून बनाएगी। यह वही समुदाय है जो इस कानून का बड़ा कारण रहा है। मतुआ समुदाय को बंगाल में रेफ्यूजी माना गया, जबकि इसकी बड़ी आबादी रही। यही नहीं, इस आबादी का 99.96% हिस्सा हिंदू समुदाय ही बताया जाता है। इस गणित से धर्म और जाति आधारित राजनीति के समीकरण को बीजेपी ने बंगाल में अपने आधार पर देखा। रेफ्यूजी वाले तानों से परेशान इस समुदाय की लंबे समय से मांग नागरिकता रही, और बीजेपी ने नागरिकता संशोधन एक्ट बनाकर मतुआ समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, जो वोट बैंक के लिहाज से काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। यह असल में बीजेपी का भूल सुधार कदम भी बताया जाता है।
क्योंकि एनआरसी ने बंगाल में रेफ्यूजियों के मन में तरह तरह के डर पैदा कर दिए थे। जिन्हें सीए के जरिए मिटाने की कोशिश की गई। तो क्या है ममता की पॉलिटिक्स? एक तरफ बीजेपी ने सीएए के दाव से इस समुदाय को जीतने की चाल खेली, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने असम में एनआरसी के खतरे को मुद्दा बनाकर इस समुदाय के लिए इस तरह के कदमों को खतरनाक बताया। इसके साथ ही दूसरी तरफ चुनावी भाषण में ममता ने ठोस कदम उठाते हुए भूमि अधिकारों की बात की। ममता सरकार ने मथुरा समेत रेफ्यूजियों के भूमि अधिकारों की वकालत करते हुए उन्हें कुदरती नागरिक का और राज्य में 1.25 लाख पट्टे देने जैसा बड़ा दांव खेला। यही नहीं, ममता ने संबंध बोरो मां के साथ काफी पुराने और गहरे बताए जाते हैं। बोरो मां ने ममता को मथुरा महासंघ का प्रमुख संरक्षक भी बनाया था। जाति फैक्टर। बीजेपी बंगाल की तमाम जातियों को साधने की कवायद में है। इसी घड़ी में मथुरा समुदाय, जो बंगाल में अनुसूचित जनजाति की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, इसे जोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कदम उठा रही है। बीजेपी नेता मथुरा समुदाय के लोगों के घरों में जाकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें सीए कानून के तहत भारत की नागरिकता दिलाने का वादा कर रहे हैं। मथुरा समुदाय का बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर असर है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 64 सीटें। उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज मुकुल रॉय है, जो दक्षिण 24 परगना में शांतनु ठाकुर और टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी कमान संभाले हुए। साल 2016 के चुनाव में इन दोनों इलाकों में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार बीजेपी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी मथुरा समुदाय के वोटों को लेकर इस बार पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही। हालांकि ममता बनर्जी भी मथुरा समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए तमाम जतन करती हुई नजर आती है। पहले फेज के चुनाव के लिए जंगल महल के जिलों को चुना गया है, जहां पर कुर्मी और आदिवासी समाज के वोट ज्यादा है। यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली। सेकंड फेज में अगर हम देखें तो महाजंगल की कुल जिले और 24 परगना में चुनाव होंगे। जंगल महल में आदिवासी और कुर्मी समाज के वोट
और पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना में अल्पसंख्यक वोट भी मायने रखते हैं। बंगाल की राजनीति में जाति वोट बैंक के साथ साथ एक और अहम फैक्टर भी बहुत काम करता है। कहते हैं कि इस फैक्टर के बिना भी जीत संभव नहीं हो सकती। जी हां, वह फैक्टर है एम फैक्टर। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से वह 5 एम फैक्टर हैं जिन पर जीत का दारोमदार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए जोरों शोरों से डटे हुए हैं। बीजेपी अपने इन प्रयासों के दम पर राज्य के राजनीतिक समीकरण में भारी सेंध लगा सकती है। आईएनएससी वोटर सर्वे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के 156 सीटों के साथ एक स्पष्ट विजेता के रूप में उभरने की संभावना है, जो आधे से अधिक है। हालांकि यह 294 सीटों वाली विधानसभा में 2016 के मुकाबले 55 सीटें कम हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी का इस बार काफी बेहतरीन प्रदर्शन होगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो 5 एम फैक्टर है जिन पर जीत निर्भर होगी। पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर्स। मोदी फैक्टर। पीएम मोदी की लोकप्रियता हर चुनाव का रुख बदलने का दम रखती है। हाल ही में नीतीश विरोधी लहर होने के बावजूद बिहार चुनाव में यह देखने को मिला। बिहार की जनता ने बीजेपी को खूब वोट दिए और राज्य में एनडीए ने जीत हासिल की। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में जीत के लिए पूरा दम लगा चुके हैं। मोदी और शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को सत्ता से दूर करने की कोशिश। अब पश्चिम बंगाल की जनता भी पीएम मोदी को पसंद करती है। देखना यह होगा कि इस चुनाव में मोदी के नाम पर कितने वोट पड़ते हैं। ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। इस बार भी पीएम मोदी बनर्जी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने ममता बनर्जी अकेले हुंकार भर रही हैं। ममता दीदी ने लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ के रख दिया था। इस लंबे संघर्ष और राजनीतिक अनुभव के बाद ममता बनर्जी भली भांति जानती हैं कि उन्हें जीत की और किस तरह से आगे बढ़ना है। मुस्लिम।
बंगाल के चुनाव में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम का नारा हो या दुर्गा का नारा हो, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पूजा के पीछे यही मुस्लिम फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी ने हमेशा से टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाए गए कि टीएमसी एक विशेष समुदाय को महत्व देती है। इस फैक्टर के साथ बीजेपी राज्य के बहुसंख्यकों को रिझाने में लगे। इन सब के बीच सीएम ममता बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों दोनों को अपने पाले में करने के लिए सूझबूझ से आगे बढ़ रही हैं। महिला हर चुनाव में महिला वोटर्स की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। बंगाल में भी ऐसा है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिला होने के नाते महिला वोटर्स तक अपना सीधा वर्चस्व वो रखते हैं। वो लगातार संदेश पहुंचा रही हैं। ममता बनर्जी एक मजबूत महिला के तौर पर चुनावी मैदान में खुद को बंगाल की बेटी कहकर हर किसी के दिल में उतरने की कोशिश में, तो वहीं बीजेपी ने इसके खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने अपने पोस्टर्स में 9 महिलाओं को जगह दी है और नारा दिया है कि बंगाल को बेटी नहीं बुआ चाहिए। अब ये चुनावी नतीजों में पता चलेगा कि बंगाल में बेटी चलती है या बुआ। माटी और मानुष। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की मिट्टी का बताकर हर बंगाली वोटर को रिझा रही है। सीएम ममता बीजेपी को बाहरी बताती आई, लेकिन इस बार का जवाब भी बीजेपी ने शानदार तरीके से दिया है। बीजेपी ने साफ किया कि बंगाल में उनका सीएम उम्मीदवार इसी राज्य का होगा। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी से बंगाल की संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ है। अब की बार बंगाल में विपक्ष के पास भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, कानून व्यवस्था, राजनीतिक हत्या जैसे पारंपरिक मुद्दे हैं। लेकिन इस बार असली मुकाबला बंगाल के बंगाली उपराष्ट्रवाद और बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद के बीच होने के आसार हैं। राज्य में बीजेपी के उदय के साथ ही ममता ने बांग्ला उपराष्ट्रवाद का खेल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन खासकर वर्ष 2018 के पंचायती चुनाव और उसके बाद बीते लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को मिली कामयाबी के बाद उन्होंने इसे तुरुप का इक्का बना लिया है। यही वजह है कि वो अक्सर बंगाली अस्मिता और पहचान का मुद्दा उठाती है। वैसे ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि बंगाल के लोगों में अपनी जाति और नायकों के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषण में चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते। ममता ये भी जानते हैं कि वो संसाधनों के मामले में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने इस बांग्ला उपराष्ट्रवाद को ही अपना प्रमुख हथियार बनाने का फैसला किया है। वैसे वो पहले से ही अपने बयानों में इसका संकेत देती रही।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख कई बार कह चुकी हैं कि बंगाल में बंगाली ही राज करेगा, गुजराती नहीं। अपने भाषणों में ममता बीजेपी को बाहरी कहती रही हैं। बीते साल लोकसभा चुनाव के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने को भी उन्होंने बांग्ला राष्ट्रवाद से जोड़ा था। आखिर दौर के मतदान से पहले हुई इस घटना को बांग्ला राष्ट्रवाद से जोड़ने का ही नतीजा था कि उस दौर में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में जाति समीकरण क्या गुल खिलाता है। क्या मां माटी मानुष का नारा कमाल दिखा पाएगा या फिर इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।